का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं ज्योत्सना पाटनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई ढेरों जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हल्दी फसल की खुदाई एवं प्रसंस्करण पर संपूर्ण जानकारी। अमरूद के नवरोपित उद्यानों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। अफीम की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग तथा उनके नियंत्रण उपाय। हल्दी की फसल हमारे जिन किसानों ने लगाई होगी उनकी फसल अब खुदाई योग्य हो गई होगी, परंतु किसान भाइयों को ध्यान देना होगा कि हल्दी के खुदाई के समय किए जाने वाले कार्यों जैसे हल्दी की परिपक्वता की पहचान, खुदाई एवं खुदाई के बाद कंदों की सफाई, उबालने का सही तरीका, सुखाना इत्यादि कार्यों को बड़ी सावधानी पूर्वक एवं सही तरीके से करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की कमी रह गई तो हल्दी के कंद की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे उसका उचित बाजार भाव भी नहीं मिल पाता। अतः किसान भाइयों, हल्दी के खुदाई व खुदाई पश्चात कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखना है, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, सामान्य तौर पर हल्दी की विभिन्न फसलों के परिपक्व होने का समय 6 से 9 माह का होता है। अतः फसल बुआई के 240 दिनों पश्चात पत्तियों को काट देना चाहिए। पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई अवश्य बंद कर देनी चाहिए तथा पत्तियों की कटाई के 8 दिन बाद खुदाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हल्दी की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाती है, किंतु कुदाल अथवा फावड़े के द्वारा खुदाई करने पर कंदों के कटने फटने की संभावना ज्यादा रहती है। अतः अगर आप बेड बनाकर हल्दी की बुआई कर रखे हैं तो आप ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा खुदाई भली प्रकार से कर सकते हैं, परंतु अगर आप रेज्ड बेड सिस्टम द्वारा बुआई कर रखे हैं तो श्रमिकों द्वारा कुदाल से सावधानी पूर्वक खुदाई करना ही ठीक रहता है। अगर हम पारंपरिक पद्धति से श्रमिकों द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो हमें प्रति एकड़ 7,500 रुपए का व्यय करना पड़ता है। साथ ही खुदाई से लेकर साफ सफाई तक 3 दिनों का समय लग जाता है। परंतु अगर हम ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो प्रति एकड़ 3,500 रुपए का खर्च आता है। साथ ही मात्र 3.5 घंटे में खुदाई की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। कृषक बंधुओं, ट्रैक्टर चालित खुदाई यंत्र का सफल प्रयोग महाराष्ट्र के कुछ किसानों द्वारा प्रायोगिक तौर पर उपयोग किया गया, किंतु इसकी उपलब्धता कुछ दिनों के पश्चात किसानों के खेत पर देखी जा सकती है। किसान भाइयों, खुदाई के बाद मात्र कंदों को छांटकर अलग कर लें तथा उनसे जुड़े अन्य कंदों को अलग कर छांट लें, जिससे मात्र कंदों का उपयोग अगले वर्ष बीज के लिए किया जा सके। ऐसा करने से कंदों का पकाव एक समान होता है तथा साथ ही उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त हल्दी की प्राप्ति होती है। अब बात आती है प्राप्त कंदों को उबालने की। तो हमारे प्रदेश में पारंपरिक विधि द्वारा हल्दी को उबाला जाता है। इसमें प्रति एकड़ कंदों को उबालने हेतु 5 से 6 दिनों का समय लगता है और कुछ कंदों का पकाव सही नहीं होता, जिससे आगे चलकर वे काले पड़ जाते हैं, जिनका उचित बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता।
अतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के कृषि संशोधन केंद्र जिला सांगली एवं नौशक्ति इंजीनियरिंग MIDC कुपवाड़ा में संयुक्त रूप से वाष्प द्वारा हल्दी पकाने का यंत्र विकसित किया गया है। इस यंत्र के प्रयोग से प्राप्त हल्दी में पानी का अंश 80 से 90% तक रहता है और कुरकुरमीन की हानि नहीं होती। इसका कारण यह है कि वाष्प द्वारा पकाए गए हल्दी का संपर्क पानी से सीधे तौर पर नहीं होता है। हल्दी पकाने हेतु 2 कुकर एवं 4 कुकर वाले वाष्प यंत्र उपलब्ध हैं। 2 कुकर वाले यंत्र की कीमत 2 लाख रुपए और 4 कुकर वाले यंत्र की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बैठती है। यह यंत्र मसाला बोर्ड मरीकुन्नू कलिकट केरला द्वारा मान्यता प्राप्त है। 4 ड्रम वाले कुकर में 2 ड्रम में हल्दी डाल दी जाती है और इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में 2 टन हल्दी की पकाई की जा सकती है और इस हेतु पूरा खर्च 1500 रुपए आता है तथा इस यंत्र से एक दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। किसान भाइयों, इस यंत्र के पीछे पानी की एक टंकी है और पानी के टंकी के नीचे लकड़ी आग जलाने की व्यवस्था की गई है और इसके ठीक ऊपर एक आसवन पाइप डालकर हीटिंग सरफेस बढ़ा दिया जाता है। वह इसलिए किया जाता है कि पानी जल्दी गर्म हो जाए और वाष्प जल्दी तैयार हो सके। उसके बगल में पानी की टंकी में 2 नल लगाए गए हैं। नीचे वाले नल में पानी का लेवल न्यूनतम तथा ऊपर वाले नल में पानी का लेवल उच्चतम होना चाहिए। टंकी के ऊपर भाप का जमाव होता है तो वो जमा भाप पाइप द्वारा ड्रम में छोड़ी जाती है और इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए होते हैं। इसका फायदा यह है कि पूरे ड्रम में भाप घूमती रहती है जिससे एक ही बार में पूरी हल्दी पक जाती है। पानी भरने के पश्चात हल्दी को उबालने में घंटे भर का समय लगता है। यह यंत्र पानी उबलने के 20 मिनट बाद 1 ड्रम हल्दी पकाकर निकालता है और इस 1 ड्रम में 250 से 300 किलोग्राम गीली हल्दी निकालता है। इस प्रकार 1 घंटे में 1 टन हल्दी को पकाया जा सकता है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान हेतु हल्दी को बीचों बीच तोड़ा जाता है। तोड़ने पर बीच वाला पीला भाग तार जैसा दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूप से पक चुकी है। साथ ही पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है और कच्ची हल्दी में तीली नहीं घुसती है। एक बार पकने के पश्चात यंत्र के नीचे के ढक्कन को खोलकर ट्रॉली में हल्दी को डाल दिया जाता है। कंदों को सुखाने हेतु पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरों का प्रयोग श्रेयस्कर रहता है। इससे कंद चपटे नहीं होते हैं तथा अपने प्राकृतिक गुण गोलाकार लिए होते हैं। कंदों को 3 से 4 दिन तक सुखाने के बाद इसे प्रोसेसिंग करना चाहिए। 100 किलोग्राम गीली हल्दी से 20 किलोग्राम सूखी हल्दी की प्राप्ति होती है। हल्दी में पॉलिश करना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं करने पर कम बाजार भाव की प्राप्ति होती है। इस हेतु 2 क्विंटल से 15 क्विंटल वाले पॉलिशिंग मशीन उपलब्ध हैं। 2 क्विंटल हल्दी पॉलिश करने हेतु 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है तथा इस अष्टकोणीय यंत्र के अंदर लोहे की नोकदार पत्तियां लगी होती हैं। उसी के साथ हल्दी को घिसने से पॉलिश होती है या ड्रम को घुमाने पर हल्दी एक के ऊपर एक घिसती रहती है। इससे पीले रंग में तब्दील हो जाती है। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला दिया जाता है तो वह और गाढ़ा पीला रंग बनाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया अपनाने पर बाजार में अच्छे भाव की प्राप्ति होती है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात इसका श्रेणीकरण किया जाता है। 2 से 3 सेंटीमीटर आकार की हल्दी को अलग कर लें। इससे बड़ी लंबाई वाली हल्दी को अलग छांट दें तथा इससे छोटी लंबाई वाली हल्दी को अलग कर लें। इस प्रकार श्रेणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके उपरांत बोरी में हल्दी की भराई कर बाजार भेज दें। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने पर किसान भाइयों, आपको अपनी हल्दी की फसल से आशा अनुरूप आय की प्राप्ति होगी। अमरूद के बाग हमारे प्रदेश में सभी जगह देखने को मिलते हैं और हमारे जिन किसानों ने अमरूद के नए उद्यान लगाए हैं उनकी वानस्पतिक बढ़वार सुचारू रूप से हो, उसके लिए आवश्यक है कि इन बागों का प्रबंधन वैज्ञानिक संतुतियों को ध्यान में रखकर किया जाए। मैंने बगीचा लगाया हूँ अमरूद का, 2 साल हो गए। इसकी मेरे को जानकारी बहुत चाहिए, किस समय पे गर्मी में देखभाल और मान के चलो पानी की मतलब व्यवस्था है, और इसके बाद में है तो खाद का कितनी मात्रा में मतलब डालना चाहिए, इसकी निंदाई गुड़ाई भी मान के चलो दोनों मतलब कैसे मतलब अपन को करना चाहिए, कीड़े की दवाई हमको कैसे डालना है, फसल को कैसे बचाना अपन को चाहिए सर। तो इसमें अच्छा बगीचा अपन बना सकें
और इसकी हमको जानकारी पूरी बहुत चाहिए। अतः अमरूद के नए उद्यानों को देख रेख एवं प्रबंधन उनका कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल। अमरूद के उद्यान लगाए थे, उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाए इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अमरूद मध्य प्रदेश की एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में उत्पादन देना आरंभ कर देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसान भाइयों की अमरूद वर्ष में 3 बार फूल देता है। इसमें पहली बार जो फूल आता है फरवरी में आता है, दूसरी बार जो फूल आता है मई जून के महीने में इसमें फूल आता है, तीसरी बार जो इसमें फूल आता है वो आता है अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। किसान भाइयों, इसमें हमको एक बात का ध्यान देना है कि अगर हमने इसमें तीनों बार अगर अम्बे, मृग और हस्तबहार में अगर इसमें हम फूल लेते हैं तो इसमें से उत्पादन जो मिलता है वो कम मिलता है। अगर आपने नया बगीचा लगाया है तो उसमें ध्यान रखें कि इसमें शुरुआती अवस्था में फूल ना लें, कम से कम 1 साल तक उसमें फूल ना लें और फूल जो आ रहे हैं उनको आप निकालते रहें। जब आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो जाए जब उसमें आप फूल लगने दें। दूसरी बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो कलमी पौधे होते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं, तो उसमें जो कलम वाला हिस्सा होता है उसके नीचे से उसमें जड़ वाले भाग से जो भी शाखाएं निकलती हैं उनको समय समय पर निकालते रहें। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा मुख्य पौधा है, जो हमारा कलमी पौधा है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और उससे उत्पादन मिलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना लगा है तो आप इसमें पौधों के चारों तरफ अच्छी प्रकार से थाले बना लें। थाले बनाने के बाद में मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। मल्चिंग जिसे कि हम पलवार भी बोलते हैं। किसान भाइयों, 2 विधि से इसमें पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। एक तो हम धान की पुआल या सूखे हुए हमारे जो पत्ते होते हैं उनसे हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि तेज धूप से जो पानी जो हमने थाले में दिया हुआ है या जो नमी ज़मीन में है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी। दूसरा इसका फ़ायदा जो होगा कि जो हमने पानी दिया है इससे पौधे के थाले में खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो एक विधि तो जो है वो प्राकृतिक मल्च जो है जो धान की पुआल से या पत्तों से की जा सकती है। दूसरा, आजकल प्लास्टिक की मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें काली जो प्लास्टिक होती है 100 माइक्रोन की, 100 माइक्रोन की प्लास्टिक से भी मल्चिंग की जा सकती है और 1 साल तक इस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग काम देती है और इसमें लगभग 20 से 25 रुपए एक पौधे में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आप प्लास्टिक मल्चिंग विधि का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कटाई छटाई की। तो ये मौसम जो होता है पौधों को सही आकार देने का होता है। आप ध्यान रखें कि जब पौधा हमारा 1 या 2 साल का होता है पौधा, तो यही समय होता है कि जब हम पौधे को सही आकार देते हैं। पौधे को आकार देने का मतलब होता है कि पौधे में जो 1 मीटर तक का जो होता है, नीचे से 1 मीटर तक, इसमें पौधे में सिर्फ एक ही तना होना चाहिए। इसके बाद इसमें चारों तरफ 3 से लेकर 4 शाखाएं हम चारों तरफ रखते हैं, जिससे चारों तरफ फैलाव में पौधे की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जो कैनोपी है और पौधों का जो घेराव है वो अच्छा बने, जिससे इसमें चारों दिशाओं में शाखाएं अच्छी निकलें और इसमें फूल एवं फल अच्छा आए। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि किसी भी फल उद्यान से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें खाद एवं उर्वरक का प्रयोग विशेष महत्व रखता है। तो इसी के तहत यदि हम अमरूद उद्यान में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो वह इस प्रकार से करना चाहिए। कि इस समय गर्मियों का मौसम की चूँकि शुरुआत है तो इस समय एक इंडरबेला नाम का कीड़े का भी कभी कभी प्रकोप दिखाई देता है। तो जहाँ पर आपके पौधे की शाखाएं निकली हैं, जहाँ पर से पौधे की शाखाएं निकली है वहाँ पर कभी कभी छेद कर कर एक कीड़ा घुस जाता है और इसमें आप देखेंगे इसकी पहचान होती है कि जहाँ पर से 2 शाखाएं निकली होती, 2 या 3 शाखाओं का जोड़ होता है, वहाँ पर छोटा सा सुराख होता है और इसमें इस तरह के पौधे में ऊपर से शाखा सूखी हुई दिखाई देती है।
है। अगर इस तरह की समस्या आपके पौधे में दिखाई दे रही है तो इस प्रकार के पौधों का निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। और इस छेद में आप ध्यान रखें कि इस छेद में किसी भी तार से आप उसको तार को चलाकर उससे इल्ली जो इसके अंदर होगी उसको नष्ट कर दें और इसमें रुई में क्लोरोपाइरीफास नामक दवाई को डुबाकर इसके अंदर डाल दें और मिट्टी से इसको बंद कर दें, जिससे कि ये अंदर ही अंदर इल्ली नष्ट हो जाए। इस प्रकार से अगर आप अमरूद के पौधों का देखभाल करते हैं तो आने वाले समय में 2 से 3 साल की अवस्था में जब आपका पौधा या बगीचा जाएगा तो उससे आप एक एक पौधे से अच्छा उत्पादन लेकर आप अपने बगीचे से अच्छा फलन लेकर, अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने अफीम की फसल लगाई होगी, इस समय डेडू बनने की अवस्था पर वो फसल होगी और यह अवस्था उत्पादन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस समय फसल को हानि पहुंचाने वाले पक्षियों से बचाव तथा कीट एवं रोगों से मुक्त रखना बहुत ही जरूरी है, तभी आप फसल से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अतः अफीम की फसल में हानि पहुंचाने वाले पक्षियों से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं रतलाम के प्रगतिशील कृषक शिव नारायण चौधरी। वर्तमान में जो आप मेरी फसल देख रहे हैं, ये फसल लगभग 105 दिनों की हो चुकी है। जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे चीरा लगाने की स्थिति लगभग 105 से 115 दिन में आ जाती है, तो उस समय डोड़े बड़े बड़े दिखते हैं। तो विशेष करके जो फसल को हानि पहुंचाने वाले जो पक्षी रहते हैं, उनकी निगाहें भी इस फसल पर रहती है। तो उनकी सुरक्षा हम हाथों के द्वारा निगरानी करके करते हैं, परंपरागत तरीका है। लेकिन यदि किसान भाई अपनाए तो मेरे द्वारा मार्केट से नेट लाया गया है और उस नेट को चारों तरफ आप लगा देंगे। फसल के चारों तरफ ऊपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और लोहे की राड से आप 10-10, 12-12 फीट के टुकड़े यदि 10 mm सलिए के काट लें और आसपास जो अपन मक्का लगाते हैं, लू वगैरह के थपड़ों से या ज़्यादा हवा के झोंकों से फसल को बचाने के लिए, तो नेट को मक्का के सहारे और लोहे की राड से आप बांध सकते हैं। तो तोते जाल में फंसने के डर से, वो बहुत होशियार होते हैं, जाल में फंसने के डर से आएंगे ही नहीं। और यूँ आप यदि नेट नहीं लगा सकते तो आप हाथों से भी इनकी निगरानी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि 24 घंटे निगरानी तो अपन कर नहीं सकते। तो जैसे ही नेट रहेगा तो वो आपका बिल्कुल 2-3 साल 4 साल तक चलेगा और आपकी पूरी कीमत उसमें वसूल हो जाएगी। मतलब वो सबसे सस्ता और कारगर उपाय है। क्योंकि मेरा ये खेत जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्कुल गाँव के नज़दीक है और तोते और ये जो रहते हैं गाँव के आसपास ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो जाल से आप अच्छी तरह सुरक्षा कर सकते हैं। मैं 4-5 वर्षों से इसको उपयोग कर रहा हूं। इसके अलावा अफीम की फसल में हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SS सारंग देवोत से। किसान भाई, अफीम की खेती जो है नारकोटिक्स विभाग के अंतर्गत आती है और किसान भाई जो है अफीम में अगर विशेष कुछ बातों का जो मैं बताऊंगा, उन बातों का अगर ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाई जो इसमें मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो है काली मस्सी, और इसका प्रकोप जो है
पौधे के अंकुरण से शुरू हो जाता है। तो किसान भाई को ध्यान रखना है कि बुआई करते समय मेटालेक्जिल नाम की जो दवा है उसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करनी है। और उसके बाद में किसान भाई जो है उसका मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब नाम की जो दवा है उसका रेगुलर जो 3 छिड़काव जो किसान भाई को करने हैं 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। पहला छिड़काव 30 दिन की अवस्था पे करना है, दूसरा छिड़काव 45 दिन की अवस्था पे करना है और तीसरा छिड़काव जो है 70-75 दिन की अवस्था पे करना है। और इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन नाम की जो दवा आती है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के मान से उसमें मिला करके छिड़काव करनी है। और उसमें एक दूसरी जो समस्या आती है वो इसमें सफेद मस्सी की जो समस्या, और इस सफेद मस्सी के नियंत्रण के लिए किसान भाई को हेक्साकोनाजोल नाम की जो दवा है उसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से और इसके साथ भी स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव करना। और इसका छिड़काव 90 दिन की अवस्था पर करना है और दूसरा छिड़काव जो इसका करेंगे अपन लगभग 105 दिन की अवस्था पर। साथ ही साथ में भूमिगत जो कीड़े हैं, कभी बहुत सी बार दीमक का प्रकोप जो खेत में दिखाई देता है, क्योंकि किसान भाई गोबर की अच्छी खासी मात्रा खेत में प्रयोग करते हैं परंतु बहुत सी बार कच्चा गोबर अनजाने में चला जाता है, ऐसी अवस्था में दीमक का प्रकोप हो जाता है। तो दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफास नाम की जो दवा है जो 20% इसी के नाम से आती है उसकी 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ में उसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ में पहला जो छिड़काव कर रहे हैं तब रसचूसक कीड़ों के लिए इसमें डाइमिथोएट 30% इसी का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी मात्रा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर रखी जा सकती है। अथवा इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के मान से छिड़काव करके रसचूसक कीड़ों से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई शेड्यूल बना करके अगर 5 छिड़काव अफीम कर देते हैं तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की कोई बीमारी किसान को दिखाई नहीं देगी और वांछित उत्पादन किसान प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ में जब डोडा बनने की अवस्था में इसमें डोडा इल्ली का भी प्रकोप होता है और इस डोडा इल्ली के जो प्रकोप जहाँ से शुरू होता है वो चने की इल्ली और डोडा इल्ली एक ही प्रकार की इल्ली होती है। तो चने आसपास में किसान भाई को नहीं लगाने हैं और अगर लगाएं तो उस पर भी दवा का स्प्रे समय समय पे करना है। क्विनाल्फास अथवा क्लोरोपाइरिफास नाम की जो दवा आती है उसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव करके डोडा इल्ली का भी नियंत्रण किया जा सकता है। और किसान भाइयों को जब चिराई और लुनाई का जो काम कर रहे हैं किसान भाई जो है शाम के समय इसमें चीरा लगाए, सुबह के समय उसको वापस अपने जो चरपला जिसको बोलते हैं या जो संयंत्र है जिसपे उसको इकट्ठा करते हैं उस पर सुबह के समय दिन उगने से पहले उसको एकत्रित कर लेंगे तो निश्चित तौर पर किसान भाई अच्छी अफीम की पैदावार ले पाएंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आगे है एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में दिखाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित सलाह कुछ इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आने वाले दिनों में हल्के बादल रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत में जल भराव ना होने दें। इसके लिए पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। खड़ी फसल में सिंचाई, निंदाई, उर्वरक तथा पौध संरक्षण दवाओं का छिड़काव न करें। साथ ही सरसों, सौंफ तथा मक्का जैसी फसलों जो कि तेज हवा के कारण आड़ी हो गई हैं, उनके आसपास मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें तथा कुछ दिनों के लिए सिंचाई का कार्य रोक दें
और जिन किसान भाइयों की फसलें कटाई योग्य हो गई हैं, वे मौसम को देखते हुए ही कटाई करें। यदि बारिश होने की संभावना हो तो कटाई का कार्य रोक दें। और जो कृषक फसलों की कटाई कर चुके हैं तथा उनकी कटी हुई फसल खलियान में रखी हुई है, तो वह शीघ्र ही उसे सुरक्षित स्थान पर रखें तथा भीगने से बचाएं। और यदि आपकी कटी हुई फसल खलियान में भीग गई है तो उस फसल को शीघ्र ही उलट पुलट कर सुखाएं तथा शीघ्र ही गहाई का कार्य संपन्न करें। पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण जबलपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त नमी है, अतः देर से बोई गई गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार नत्रजन की पूर्ति खड़ी फसल में यूरिया से करें। छिड़काव के समय पत्तियां गीली ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मौसम खुलने पर बीज के लिए बोई गई फसल में विजातीय पौधों को निकालकर अलग कर दें। आने वाले दिनों में हल्के बादल रहने की संभावना है, अतः किसान भाई चना, अरहर, मटर एवं मसूर की फसल में इल्ली के प्रकोप बढ़ने की संभावना है। अगर फसल की 1 मीटर लंबाई की कतार में 2 या 2 से अधिक इल्लियां मिलती हैं, तो फसल पर ट्राइजोफास 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि मौसम खुला हुआ हो। समय से बोई गई सरसों की फसल पकने की अवस्था में है, अतः 75% फलियां पकने पर इसकी कटाई का कार्य प्रारंभ करें एवं फसल को सुखाकर गहाई का कार्य करें। इस समय तोरिया, सरसों व आलू के खेत खाली हो रहे हैं। इन खाली खेतों में कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, तरोई, कद्दू, ककड़ी, टिंडा, भिंडी एवं मूंग आदि की बोनी का कार्य करें। पिछले दिनों लगातार बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम में बौर झड़ने की संभावना है, अतः आम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था पर 100 ppm की दर से प्लेनोफिक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बाग में सिंचाई रोक दें, जिससे कि अधिक से अधिक बौर आ सकें। फल वृक्षों के थालों का निर्माण करें एवं खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। चने में इल्ली के प्रकोप की संभावना है, इसके नियंत्रण हेतु उपाय करें। खेतों में इल्लियों को खाने वाले पक्षियों के बैठने के लिए 40 से 50 टी या बाई आकार की खूंटियां प्रति एकड़ के हिसाब से गाड़ देवें। इस समय मिर्च, टमाटर, बैगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुहागी, जिला जबलपुर के कृषक आलोक पटेल ने। यह बकरी की मारवाड़ी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो आलोक पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसके अंतर्गत मारवाड़ी नस्ल की बात करें, यह बकरी काले रंग की होती है, इसके बाल लंबे होते हैं, दूध उत्पादन व मांस उत्पादन मध्यम प्रकार का होता है और यह गर्म क्षेत्रों में आसानी से रह सकती है। मारवाड़ी नस्ल की बकरियां 1 साल में बड़ी हो जाती हैं। पहला बच्चा 1.5 साल की अवस्था में देती हैं। दूध उत्पादन 100 से 125 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है। इनकी ब्यात अवधि 6 से 8 महीने की होती है। मारवाड़ी वयस्क बकरी का वजन 30 से 35 किलोग्राम होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याएं एवं सुझावों के लिए आप हमें हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।